सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। इस हुकूमत के बारे में अपोजिशन अमूमी तौर पर यही तासुर अवाम के सामने रखती है कि या तो ये हुकूमत यानी हुकूमत से मुराद वज़ीर आज़म और उनकी काबीना और उनके तर्जुमान, या तो वो गैर संजीदा बयानात देते हैं, ऐसे बयानात देते हैं कि जिससे बजाय ये कि वो अपनी किसी लैक ऑफ परफॉर्मेंस को या इनकॉम्पिटेंस को छुपा सके, बल्कि वो लोगों के ज़ख्मों पर नमक पाशी करते हैं, या फिर उन्हें एहसास नहीं है कि इस वक्त अवाम के अंदर इस हुकूमत को पजीराई हासिल हो रही है या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जज्बात या नफ़रत पैदा हो रही है। मेरे साथ जो तीन शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल सीनियर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। साबिर शाह साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पर तहकीकी काम इस वक्त जो सहाफ़ी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, उसमें शाह साहब का एक बड़ा नाम है। मंसूर अली ख़ान साहब एंकर पर्सन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मंसूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। शाह साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये कुछ हमने चीदा बयानात प्राइम मिनिस्टर के या उनके वज़रा के सुनाए। जो अपोजिशन का ये एतराज़ है कि ये हुकूमत एक तो कुछ कर नहीं रही और दूसरी तरफ ये ऐसे गैर संजीदा यानी संजीदा मसाइल को इतने गैर संजीदा अंदाज से बयान करती है कि जिससे लोगों के अंदर और ज़्यादा इनके खिलाफ नफरत पैदा हो रही। मुझसे पूछ रहे हैं अमीर अब्बास? जी शाह साहब। जी अमीर अब्बास साहब, बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक हम टेलीविज़न पर डेवलपमेंट जर्नलिज्म करने की बजाय या प्रिंट मीडिया में बहुत ही बेसिक मसाइल को रो रहे हैं। अब माजी में भी हुकूमतें आई, IMF से कर्जे लेते रहे, महंगाई होती रही। देखिए, IMF की तारीख जो है ना, ये कुछ 63 साल पुरानी है। दिसंबर 8 1958 को आपने $25,000 कर्जा लिया, फिर पाकिस्तान में बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई और फिर आपने $37,500 का कर्जा लिया 1965 में जाके। तब से अब तक आप तकरीबन 21-22 दफ़ा IMF के पास चले गए हैं। और हो क्या रहा है कि जब भी जाते हैं अब तो बाकायदा हमें अपनी फाइल्स दिखानी पड़ती हैं और बताना पड़ता है कि साहब हमने बिजली के नर्ख बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल बढ़ा दिया है। पहले वो सिर्फ कहा करते थे, हम कर दिया करते थे, अब बाकायदा हम जो है एग्जाम्पलरी कंप्लाइंस कर रहे हैं। जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है अमीर अब्बास, तो GDP पर कैपिटा जो है आपके सामने है, इंडिया से भी आधा है। कोई $1200 कह रहा है पर कैपिटा को $1500 कह रहा है। टोटल GDP जो इकोनॉमी का साइज़ है, ये तकरीबन $315 अरब से कम होकर $285-286 अरब तक आ गया। तो एक तरफ तो कौम की जेब श्रिंक होती जा रही है, दूसरी तरफ महंगाई अनप्रेसिडेंटेड है। मैं एक न्यूट्रल सहाफ़ी हूँ और मैंने सारी हुकूमतें कवर की 31 साल में। यकीन कीजिए ऐसी महंगाई मैंने होती नहीं देखी। और फिर एक तो है महंगाई, पेट्रोल बढ़ गया, हर 15 दिन बाद आप मिनी बजट दे रहे हैं। फिर ये है कि सिटी टू सिटी इन्फ्लेशन का जो रेट है वो वेरी करता है। आलू की कीमत कराची में। अच्छा शाह साहब, जैसे आपने फरमाया कि बड़ी अनप्रेसिडेंटेड महंगाई है, ये ज़रा बताइएगा काइंडली कि ये जो महंगाई, इसमें कोई शक नहीं कि काफ़ी महंगाई, और ख़ास तौर पे ये जो आखिरी झटका, एक तो बिजली महंगी करके और पेट्रोल्स की कीमतें बढ़ा के, क्या हुकूमत करना चाह रही है और उससे हो नहीं पा रहा, बेबस है, शिकंजा ऐसा है IMF का, बाहर से जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी कीमतें बढ़ जाने का, या हुकूमत कर सकती है और उसके पास कॉम्पिटेंस नहीं है ये सब करने की? अमीर अब्बास साहब, ये कॉम्बिनेशन है नाअहली का, करप्शन का। देखिए इतने स्कैंडल आए, अभी तक कौन पकड़ा गया है? अब उसको पकड़ रहे हैं जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। चीनी, आटा, तेल, गैस, दवाइयाँ, बिजली, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से स्कैंडल आए हैं। ये को तकरीबन अरबों डॉलर के स्कैंडल हैं। एक तो करप्शन आपके नाक के नीचे हो रही है, दूसरा आपकी गवर्नेंस इतनी पुअर है कि असिस्टेंट कमिश्नर्स और फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह ये महंगाई चेक ही नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल लाहौर में 10 मार्केट्स हैं, तो 10 मार्केट्स में एक ही चीज़ का रेट डिफरेंट होगा। रेडी वाला अपनी मनमानी कर रहा है, रिटेलर अपनी मनमानी कर रहा है। सो इस तरह लग रहा है कि जिस तरह सिस्टम जो है ना, इट हैज़ गॉन इनटू अ डेडलॉक, बिल्कुल बंद गली में आ गया है। देयर इज़ नोबडी टू चेक, देयर इज़ नोबडी टू टॉक, देयर ऑल कैलस, देयर ऑल वेरी कैलस। मतलब जिस तरह के आपने बयान सुनाए, यार ये बयान है देने वाले। आपको अंदाज़ा नहीं है कि डॉलर अगर 2 महीने में 185 रुपये तक चला गया,
और अगर तेल की कीमतें वो 150 रुपये क्रॉस कर गई तो फिर क्या होगा? यू आर एक्चुअली स्ट्रैंगुलेटिंग एंड गैगिंग पीपल। आप इनका गला घोंट रहे हैं, और कैपेसिटी होती है ना यार, एक लिमिट होती है। जब मेरा सांस बंद होगा तो क्या होगा? अगर आवाज ना आए और यही कुछ करते रहे तो मेरा ख्याल है कि आप सिविल वॉर की तरफ जाएंगे। मैं माफी चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा बोल रहा हूँ। लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, मिडल मैन भी पिस गया है, छोटी मोटी गाड़ी वाले के भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो इस हालात में तो मैं समझता हूँ कि यू आर हेडिंग नोवेयर। बिल्कुल सही। मंसूर, आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो आज इमरान खान साहब हैं या माजी की हुकूमतें हैं, वो सब ये चाहेंगी कि हम अवाम में हमारी अप्रूवल रेटिंग बढ़े, लोग हमें पसंद करें, और वो ये चाहेंगी कि हम कोई ऐसा नामाकूल फ़ैसला या गैर मकबूल फ़ैसला ना करें कि जिसकी वजह से लोग हमारे ख़िलाफ़ हो। ये हुकूमत बहुत सारे गैर मकबूल फ़ैसले कर रही है, मैं चले नामाकूल नहीं कहता, लेकिन गैर माकूल फ़ैसले कर रही है, गैर मकबूल फ़ैसले। तो क्या ये मजबूरन इनको करने पड़ रहे हैं या इनके अंदर कॉम्पिटेंस? मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऑडियो, अगर आप प्लीज दोबारा सवाल कर सकें। जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मंसूर कि कोई भी हुकूमत जो है वो जानबूझ के ऐसे फैसले नहीं करती कि जिसकी वजह से उसकी अप्रूवल रेटिंग गिर जाए, लोग उससे नफरत करना शुरू हो जाएं उसके खिलाफ। जैसे सिविल वॉर का जिक्र किया साबिर शाह साहब ने, तो उनके खिलाफ कोई सिविल वॉर शुरू हो। ये हुकूमत जो फैसले कर रही है, जो कि काफ़ी हद तक गैर मकबूल फैसले हैं, ये जानबूझ के कर रही है, मजबूरन कर रही है, कॉम्पिटेंस का मसला है, फंस गई है, शिकंजा है, मसला क्या है? देखिए, मैं इसको मेरे ख्याल में बड़े आसान तरीके से अमीर बादशाह मैं आपको समझा सकता हूँ। देखिए, मेरे ख्याल में हुआ ये है कि जिस तरह आप एक नौकरी करने लगते हैं, एक जॉब करने लगते हैं, उससे पहले आप अपना एक CV बनाते हैं। वो CV आप जाके उस ऑर्गेनाइजेशन में जमा करवाते हैं। यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि इमरान खान साहब ने अपना एक CV बनाया और यहाँ पे जिस कंपनी के अंदर जमा करवाया वो पाकिस्तान की अवाम है, वहाँ पे जाके अपना CV जमा करवाया। उस CV को जब पाकिस्तानी अवाम ने पढ़ा तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा। उस CV के ऊपर लिखा हुआ था कि डॉलर की कीमत जब 1 रुपये बढ़ती है तो पाकिस्तान पे इतना कर्ज बढ़ जाता है। तो उस CV ने ये इंप्रेशन दिया कि ये जो कप्तान है ये डॉलर की प्राइस नहीं ऊपर बढ़ने देगा। उस CV के ऊपर ये लिखा हुआ था कि पेट्रोल जो है वो तो 60 रुपये का होना चाहिए। उसमें यह नहीं लिखा हुआ था कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस क्या है, खित्ते की क्या सूरत हाल है, डॉलर प्राइस आज किधर है, करंट अकाउंट डेफिसिट किधर है। इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है, बस पेट्रोल जैसे ही इमरान खान साहब आएगा पेट्रोल पंपों के ऊपर हमें पेट्रोल 60 रुपए का मिलना शुरू हो जाएगा। इमरान खान साहब के CV पे यह लिखा हुआ था कि आपको 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। इमरान खान साहब के CV के ऊपर यह लिखा था कि 50 लाख घर बनेंगे। इमरान खान साहब के CV के ऊपर यह लिखा हुआ था कि हमारी काबीना जो है वो 20 लोगों की होगी। इमरान खान साहब के CV के ऊपर यह लिखा हुआ था कि पहले 1 साल के अंदर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से लूटी हुई दौलत वापस आएगी और हमारे खजाने जो हैं उनके मुंह खुल जाएंगे, वो इतने भर जाएंगे कि हमारे पास जगह नहीं होगी पैसे संभालने के लिए, और उसके बाद हम IMF के मुंह पे भी मारेंगे और पूरी दुनिया के मुंह के ऊपर मारेंगे। अब हुआ क्या है कि 3 साल के बाद इमरान खान साहब को भी और अवाम को भी, इमरान खान साहब को तो नौकरी मिल गई, CV देखते हुए लोगों ने दे दी नौकरी, तो इमरान खान साहब को भी और उस कंपनी को भी, यानी इस मामले में पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दोनों को जाके एहसास हो गया है कि वो जो CV पे जो कुछ लिखा हुआ था वो गलत था, वो ऐसा हो नहीं सकता। अब प्रॉब्लम ये है कि जो नौकरी आपने दी है वो है 5 साल की। 5 साल से पहले आप बंदा चेंज नहीं कर सकते कुछ। अच्छा, हाँ, मैं अब कंपनी जिसने नौकरी दी है वो भी CV वाली कहानी चलाइए। मैं जरा CV पे आपसे एक सवाल, मंसूर, CV पे आपसे सवाल ही करना चाहूंगा। देखिए, CV के ऊपर जॉब तो मिल गई, अब अगर आप जॉब में परफॉर्म ना कर रहे हो तो उसके 2 तरीकेकार होते हैं। एक तो ये होता है कि आपको वक्त दिया जाए कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आप पूरा करें, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू ना किया जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि आपको फायर कर दिया जाए आपकी लैक ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये हुकूमत जो है ये फायर होगी या इसको रीन्यू नहीं किया जाएगा 2023 में? नहीं, मैं अमीर साहब, आई डोंट वांट टू बिकम वन ऑफ दोज जर्नलिस्ट के जो बैठ के शेख रशीद साहब की तरह जो है ना प्रेडिक्शंस देते हैं। आई डोंट वांट टू डू दैट। ना मैंने पहले कभी किया और ना मैं अब करूंगा। बेशक इमरान खान साहब से कितना ही इख्तिलाफ क्यों ना हो, ही इज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ। उनके पास 2 साल का मैंडेट अभी पड़ा है और ऑब्वियसली डेमोक्रेटिकली उनका राइट है कि वो पूरे अपने 2 साल कंप्लीट करें। मैं उन प्रेडिक्शंस में नहीं जाऊंगा। मेरा सिर्फ ये है कि वो जो आपको एक सुहाना ख्वाब दिखाया गया था ना 2018 के अंदर, वो चकनाचूर हो चुका है। वो लोगों की जिसे कहते हैं ना, वो जितनी आंखों में चांदी थी वो निकल गई अब सारी। वो सारा भूत उतर चुका है और सिर्फ भूत अवाम का नहीं उतरा, इमरान खान साहब की अपनी गवर्नमेंट का भी उतर गया। उनको भी एहसास हो गया कि भाई ये कुर्सी के ऊपर आके जब आप बैठते हैं ना और जब आपने साइन करने होते हैं तो वो कहानी और है
ऑपोजिशन के बेंच के ऊपर खड़े होकर वैसे कहते हैं जी पेट्रोल 60 रुपए का होना चाहिए, बिजली का यूनिट 9 रुपए का होना चाहिए, IMF से हम कर्जा नहीं लेंगे, काबीना हमारी 20 की होगी, इस तरह नहीं होता। जब आप एक हार्ड कोर पोलिटिकल रियलिटी में आते हैं तो फिर आपको जाके एहसास होता है कि इस तरह नहीं होता। अब हुआ क्या है, अब इस कुर्सी के ऊपर आके बैठ के 3 साल के बाद अब उनको एहसास हुआ कि नहीं, ये कहानी नहीं चल सकती और ये कहानी चल नहीं रही। अब ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। वो खतरनाक सिचुएशन क्यों है? क्योंकि अब इंप्रेशन ये आ रहा है कि इमरान खान साहब अब इसका वे आउट ढूंढेंगे, और वे आउट जो है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है ऑपोजिशन ये कह रही है कि जी ये सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी शहीद बनने के चक्करों में अब ये ना हो कि यहां पे एक ऐसी डर्ट फाइट स्टार्ट हो जाए एक दूसरे पे इल्जामात लगाने की, कि चाहे वो इदारे हों, चाहे वो शख्सियात हों, या कोई भी हो, कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मेरा कहीं करियर ना खत्म हो जाए। क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जो अब तक की परफॉर्मेंस है, इस परफॉर्मेंस के साथ अगर आज इलेक्शन करवा दिए गए या 1 साल के बाद भी, मैं तो 1 साल का भी टाइम देता हूं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किलात हैं उसके लिए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर चाहिए कि ये काफी हद तक अपने वोटर को जाके वो कुछ तो बेच सके कि ये वजह थी कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका। कुछ अच्छे मंसूबे जरूर हैं, लेकिन डिससेटिस्फैक्शन भी बहुत है, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है। सेनेटर साहब, दोनों मेहमानों की राय आपने सुनी। मैं ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं कास्ट कर रहा कि हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है या हुकूमत करना नहीं चाहती, हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है। ये बेनिफिट ऑफ डाउट हम देना चाहते हैं। 2 साल हैं, जैसे मंसूर ने भी कहा, आपको टाइम मिलना चाहिए, लेकिन मसला क्या है? कम से कम बताएं तो सही लोगों को कि ऐसी क्या मजबूरी आड़े आ रही है कि चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। देखिए मेरे साहब, पहले तो ये सवाल कि जी सीवी पे जो जॉब मिली है, ये सीवी अपनी मियाद पूरी करेगी या अनडेमोक्रेटिक हटाए, इन इटसेल्फ ये कोई डेमोक्रेटिक किस्म का सवाल बनता नहीं था। बट एनी हाउ, लेट्स मूव अहेड विद दिस वन। बट लेट्स एक अंडरस्टैंड करते हैं, ये जो अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ तेल की बात ही करना शुरू कर दें कि इस तेल की प्राइस बढ़ाने के पीछे जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल हिट है वो किसने लिया? हमारी गवर्नमेंट ने। अब इसको लेने के 2 तरीके थे। एक तो आप इस तरह करें कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको श्रग ऑफ कर दें, यानी उससे मुबर्रा हो जाए अपनी जिम्मेवारियों से, और थोड़ा सा फेस सेविंग काम को इधर से पकड़ लें। यानी कि अगर इंटरनेशनली कीमत बढ़ जाए तेल की, तो आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप रेट बढ़ा दें, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने बढ़ा दिए जी, 10 रुपए बढ़ाएं क्योंकि इंटरनेशनली बढ़ा, और दूसरा किस तरह इसकी हिट ले लेते हैं, तो हमको कहते हैं हम रेट नहीं बढ़ा रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो 10 रुपए कहीं ना कहीं पे जाके फिक्स जरूर होने हैं। वो 10 रुपए हवा में नहीं रह सकते। अगर इंटरनेशनली $85 पे तेल गया है तो उसको लोकल मार्केट में बढ़ना पड़ेगा। हमें एनालिसिस 2 चीजों पे करना चाहिए। क्या ये गवर्नमेंट वाकई आलमी कीमतों के हवाले से कंपैरेटिव टर्म्स में रेट को बढ़ा रही है, या उससे ज्यादा बढ़ा रही है, या ओवर चार्जिंग की मद के ऊपर सेल्स टैक्स और पीडीएल में कुछ ऐसा कर रही है जो अपनी जेब भरी जा रही है और उसके बाद अवाम के ऊपर प्रेशर आ रहा है। आई थिंक पहली दफा शायद कौम को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये हुकूमत बारियों के चक्कर में नहीं है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मई 31, 2018 को ओगरा ने लिख के दिया था, नून लीग की गवर्नमेंट का आखिरी दिन था, खाकान अब्बास साहब प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जिस तरह करें आप 12 रुपए लीटर जो है ना वो डीजल बढ़ा दें और 9 रुपए लीटर तेल बढ़ा दें। ये तकरीबन 12% बनता था अब डीजल के ऊपर, और तकरीबन 8-8.5% बनता था पेट्रोल की प्राइस पे। उन्होंने लिख के भेजा था कि नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है, लेट्स लीव इट टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट। अब जो बहादुर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यार नहीं, ये इंटरनेशनल प्राइस के साथ टैग है, ये नुकसान है कौम का, किटी के ऊपर कहीं ना कहीं चार्ज हो रहा है, लेट्स डू इट। एक तो ये तरीका था, और दूसरा है कि उसको बाईपास करके फेंक दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, देखी गई जी अगली हुकूमतें देखेंगी। ये काम हम भी कर सकते थे। ये 10 रुपए की हिट आज बर्दाश्त करते, सोशल मीडिया पे और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आज ये शायद गुफ्तगू ना हो रही होती। 10 रुपए बुक करने के, अमीर साहब मैं छोटा सा खुद इकोनॉमिस्ट हूँ, 10,000 और तरीके हैं। आपको शायद अब बता दूं थोड़ा सा, IMF के साथ जो हमारा तत्तुल का खिलाफ जो चीजें तातुल का शिकार हो रही हैं मार्च ले से आज तक, उस पर सबसे बड़ा इशू तो PDL है। उन्होंने कहा जी आपने 610 अरब की फिगर की है, बजट में प्लान किया है कि आपने लेवी इकट्ठी करनी है, आप 5.5 रुपए लीटर के ऊपर चार्ज कर रहे हैं, आप ऊपर लेके नहीं जा रहे, आप कैसे करेंगे? जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड लिया कि नहीं, मैं ऑलरेडी इंटरनेशनल प्राइस की ब्रेंट इतनी ज्यादा ट्रांसफर कर चुका हूं कि मैं उससे ज्यादा अब PDL और सेल्स टैक्स पे वैल्यू नहीं बढ़ा सकता, और वो एक चीज तातुल का शिकार होगी जिसके ऑब्वियसली रेपरकशंस अपनी जगह पे। अब आप इसको सारी चीजों को एक बड़े होलिस्टिकली पिक्चर में देखें। तेल की कीमत बढ़ गई, लेकिन तेल की कीमत के साथ बढ़ते, मैं सिर्फ आज ये भी आपके प्रोग्राम से पहले फिगर देख रहा था, हमने 3 माह में तकरीबन $4.5 अरब का तेल इंपोर्ट किया है। पिछले साल $2.3 अरब का तेल पहले क्वार्टर में इंपोर्ट किया था, सितंबर यानी कि जुलाई सितंबर के दरमियान, डबल द बजट।
अब इतनी ज्यादा हैवी इंपोर्ट भी होगी, उसका प्रेशर अपनी जगह इंपोर्ट बिल का आया, वो डॉलर पे प्रेशर डालता है। पूरी पिक्चर इन इटसेल्फ दुनिया की एक इन्फ्लेशनरी जो एक ट्रेंड आया ना, उसने हमारे जैसे इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज अपने उस चक्कर में साइकिल में ले लिया है। ये वो पिक्चर है जो शायद हमें अपनी आवाम को भी समझानी है और आप लोगों के तवज्जुह से हमें उनको समझाना है कि ये दुनिया का प्राइस साइकिल है। अगर फॉर एग्जांपल आप 1 मिनट के अज्यूम करेंगे जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना होते और यहाँ पे एक और कोई अरस्तू बैठा होता जी नवाज शरीफ टाइप, वो क्या करता? कोई कुछ नहीं कर सकता। $85 हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था। अब मैं अगली प्रेडिक्शन अगर करूं कि फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं जी $88 पे जाने वाला है, अब मैं कहूं जी इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ये मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। हमें अपने बफर जोन जो हमारे पास गवर्नमेंट की किटी में मौजूद है उससे बड़ा ओवरस्टेपिंग नहीं कर सकते। हमारी बजटरी जो एक जो स्पेस है वो खत्म हो चुकी है। 18 से लेके अब तक कोविड शायद दुनिया ने पहले कभी देखा ही नहीं था। आज कोई प्रोजेक्शन ये करेगी जी हम प्लान करके सीवी में आए थे कि हमें जॉब मिल जाए, उस सीवी में ये लिखना भूल गए कि अगर एक वबा आ गई कोविड नामी और उसने पूरी दुनिया को इकोनॉमी को बिठा दिया, फिर कैसे रिएक्शन करेंगे? शायद वो हमारे माइंडसेट में उस वक्त मौजूद नहीं था। सो ये वो चीजें जो अनप्रेडिक्टेबल है, जो कि चूंकि आप शौकत तरीन साहब को वजीर खजाना इमरान खान साहब लेकर आए, हफीज शेख साहब चले गए, शौकत तरीन साहब के 6 माह का जो अरसा गुजरा है, मैं जरा आपके और देखने वालों के सामने उनके 6 माह के रसाई हुए वो रख देता हूं। और ये मेरे फिगर्स नहीं है, ये इदारा है शुमारियात के फिगर हैं, यानी रियासत के फिगर हैं। आटे का 20 किलो का थैला 210 रुपए महंगा हुआ इन 6 माह में शौकत तरीन साहब के दौर पे। चीनी की फी किलो कीमत में 3.25 रुपए का इजाफा हुआ। घी की कीमत में 46 रुपए 73 पैसे इजाफा हुआ फी किलो। मटन यानी बकरे का या दुम्बे का गोश्त 101 रुपए 7 पैसे। बीफ बड़ा गोश्त 62 रुपए फी किलो महंगा हुआ। इसी तरह से बाकी जो सब्जी दही दूध की अशियाएं उनकी एक अलग फहरिस्त है। तो अब ये 6 माह इनको आपने दिए, 6 माह का नतीजा ये निकला सर। लेट्स गो एक चीज को उठा लेते हैं जी। आप अगर 10 कंज्यूमर आइटम्स लेते हैं उसमें से जो मेजर आइटम्स है वो आटा और घी को पहले लेते हैं। जिस वक्त तरीन साहब आए थे और गालिबन अप्रैल की 12 तारीख थी, मोस्ट लाइकली हम नॉट अप्रैल के फर्स्ट वीक में शायद वो कहीं आए थे। उस वक्त पहली दफा जो गवर्नमेंट ने 1800 रुपए गंदम का पर मन रेट किया था, उसका इम्पैक्ट जो आटे में ट्रांसफर हुआ था वो अप्रैल में पहली दफा आया था। तो ऑटोमेटिकली जहां आटे का थैला उस वक्त अगर बिक रहा था फॉर एग्जांपल 900 या 950 में, वो पहली दफा 1100-1150 रुपए पे चला गया। सो ऑटोमेटिकली जब आपका रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो आटा बनना था। अब दूसरा जो उसका इम्पैक्ट आपने घी का कहा, मैं अभी बैठ के लेख देख रहा था, आरबीडी पाम ऑयल मलेशिया से इंपोर्ट होता है। एग्जैक्टली एज ऑन टुडे $557 पर मैट्रिक टन आरबीडी पाम ऑयल का रेट था, जिससे 100% घी बनता है। आज वो $1300 पे चला गया, ये तकरीबन 100% से ज्यादा है। और घी आपका 300 रुपए किलो पे चला गया। सो आरबीडी से पाम ऑयल से अगर घी बनना है तो आरबीडी पाम ऑयल पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होता। अब इसके ऊपर तरीन साहब क्या कर सकते हैं सिवाय ये कि सब्सिडी दे दी जाए। अब सब्सिडी का ओशन ये है। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि जो इंपोर्ट आइटम्स हैं हमारे, वो चूंकि हम बाहर से खरीद रहे हैं, जिसमें एलपीजी, एलएनजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, घी, खुर्दनी तेल, वो बाहर से आ रहा है, तो हमें बाहर की कीमत पे उसको खरीदना और बेचना भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर अगर हम गंदम, हम ज़रई मुल्क हैं, गंदम हमारी अपनी इंडिजिनस प्रोडक्ट है, दूध हमारा अपनी प्रोडक्ट है, गोश्त में हम दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में गोश्त की पैदावार के अंदर, ये चीजें भी महंगी हो गई, सब्जी महंगी हो गई, ये तो हमारे अपने मुल्क की चीजें है ना सर। गंदम महंगी से वैसे मैं थोड़ा सा अर्ज कर दूं, इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास और पास्को को मिला के हमारे पास 4 मिलियन टन के रिजर्व्स मौजूद हैं, जो कि सफिशिएंट है 1 अक्टूबर से 30 मार्च, ये जो इंटरवीनिंग पीरियड होता है, इसके लिए गवर्नमेंट के पास जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है वो अपनी जगह मौजूद है। हमें डर ये है कि जो लोगों के पास गंदम पड़ी है वो अगर उसके पास थोड़ा सा उसकी होर्डिंग शुरू कर दें तो प्राइवेट मार्केट में रेट बढ़ जाएगा। वरना आज 1075 रुपए का थैला एक्स मिल और 1100 रुपए रिटेल ऑलरेडी बिक रहा है, ये अपनी जगह पे कायम हो गया। सो आटे का ऐसा इतना बड़ा बहरान नहीं जितना हमें इस वक्त नजर आ रहा है। दूसरा आपने ये कहा कि जो हमारा दूसरा लोकल प्रोडक्ट कौन सा आपने सर का, सॉरी आई फॉरगॉट अमीर साहब। मैंने कहा कि जितनी जो हमारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें गोश्त है, गोश्त की पैदावार, दूध की पैदावार, इसमें तो पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में है। ये डिमांड एंड सप्लाई है। आपको मैं थोड़ा ना मुर्गी का बता दूं, मैं मुर्गी को स्टडी किया, मुर्गी का रेट बढ़ने का क्या ताल्लुक है। हुआ ये कि जब कोविड आया था तो तकरीबन 30% के करीब जो हमारे ये शेड्स थे, जिसको कंट्रोल शेड्स कहते हैं या पोल्ट्री मुर्गी खाने होते हैं, वो बंद हो गए बिकॉज अनवाइबिलिटी होगी, मुर्गियां लोगों ने खाना छोड़ दी, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे, होटल इंडस्ट्री बंद होगी, एयरलाइन इंडस्ट्री बंद होगी, शादियों पे पाबंदी लग गई, एक इतना प्रेशर आया कि हमारे मुर्गी खाने बिल्कुल ठीक है सर। आपकी इजाजत से सर
मंसूर साहब इख्तलाफ कर रहे हैं, मुझे उनके एक्सप्रेशन से लग रहा है, मैं चाहूंगा वो कमेंट कर दें और फिर उसके बाद ब्रेक पे जाते हैं। जी मंसूर। अच्छा, मैं इसमें मैं सेनेटर साहब इज क्वाइट रिस्पेक्टेबल, लेकिन मैं उनकी जो बात मैंने अभी सुनी थोड़ी देर पहले, वही कह रहा हूँ ना कि अब एहसास हुआ है, अब एहसास हो चुका है कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट हैपेंस। आपकी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो होती हैं और आपने जितना इसके ऊपर टैक्स कम कर दिया है, ये हकीकत है, ये बात सही कह रहे हैं, मैं इस बात से इख्तलाफ नहीं करूंगा, और ये बिल्कुल रियलिस्टिक सिचुएशन दे रहे हैं। और मैं ये भी कह दूं कि यहाँ पे अगर नून लीग बैठी होती या पीपल्स पार्टी बैठी होती तो उनके लिए भी जो है ये प्रॉब्लम इतनी ही बड़ी थी। और ये जिस तरह रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई हल नहीं है जो ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। माई प्रॉब्लम इज कि इन्होंने ये जो मिराज खड़ा किया था ना इलेक्शन से पहले, आज लोग उसकी वजह से डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि नहीं, इमरान खान के दौर में ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने लोगों को ख्वाब इस किस्म के दिखाए, आपने पॉलिटिकल कैंपेनिंग इतनी गलत की, आप लोगों ने जहां पेट्रोल की कीमत 3 रुपए बढ़ती थी, 4 रुपए बढ़ती थी, आप लोग पोस्ट कार्ड्स लेके जो है वो माल रोड के ऊपर आ जाते थे या बाहर सड़कों पे निकल के एहतजाज शुरू कर देते थे, नोइंग दिस थिंग कि भाई हम जो कुछ कर रहे हैं ये गलत है आपको। अच्छा, आज अगर ऑपोजिशन कर रही है, ये जो ऑपोजिशन नून लीग कर रही है या पीपल्स पार्टी इनको बैठ के बुरा भला कह रही है, इनको भी पता है पॉलिटिक्स कर रही है, ये सारे प्लेयर्स जानते हैं कि खेल किस तरह खेला जाता है, ऑयल प्राइसेस की क्या सिचुएशन है, हमारा इंपोर्ट बिल क्या है, डॉलर प्राइस जब हम लोग इसको 171 पे लेके जाएंगे तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कहां से कहां जाएगा, ये सब जानते हैं। लेकिन हर बंदा अपनी अपनी जगह पॉलिटिक्स खेलता है। आज इमरान खान साहब के लिए जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, ये इनकी अपनी खड़ी की हुई है 2018 से पहले की, जिसकी वजह से ये सब कुछ फेस करना पड़ा है। आई विश इन्होंने तब भी रियलिस्टिकली बात की होती, तब भी उस वक्त की गवर्नमेंट को ये कहा होता कि हाँ वी एक्सेप्ट दिस थिंग। आज ऑयल फी बैरल प्राइस है वो $100 की है या 90 की है या 80 या 70 की है, तो इसलिए वी कैन अंडरस्टैंड कि आपको ऑयल प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चूंकि आपने उस वक्त कोई नहीं सुना, ना आपने उस वक्त अपनी पॉलिटिक्स पीछे की, आज आपको भी उसी चीज का सामना है और आप लोग लाख कोशिशें कर रहे हैं। मतलब इस हद तक कि कल रात को आप लोगों ने समरी तक नहीं निकाली, इन लोगों ने उस दिन रात को समरी नहीं निकाली कि किसी तरह हम अवॉइड कर लें, अखबार निकल जाएं, सुबह जाके। आज तक आपने कभी सुना है कि ऑयल की समरी जो है वो सुबह 7:30 बजे निकलती हो, लेकिन उन्होंने निकाली सिर्फ इसलिए कि हमारे पे जो है ना इसका ब्लो बैक ना आए। लेकिन ब्लो बैक तो रहेगा, टॉक शोज के अंदर भी रहा और अखबारों के अंदर भी रहा। राइट, बिल्कुल बात करें रिस्पॉन्सिबल जो ऑपोजिशन है, यानी इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे तो वो भी जानते बूझते हुए कि हुकूमत मजबूरी से गलत फैसले या मुश्किल फैसले कर रही है तो वो तनकीद करते थे। आज की ऑपोजिशन जानती है कि इमरान खान मजबूरन सख्त फैसले कर रहे हैं, लेकिन ये तनकीद कर रही है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं शाह साहब के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कल मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बड़ी सख्त तकरीर की और वो कर रही हैं जिस तरह से हर जलसे के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए। एक तरफ PDM की अपनी स्ट्रगल चल रही है, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने अपनी अलहदा से सियासी दुकान उनकी चल रही है। आज पीपल्स पार्टी का कराची में जलसा है, कल PDM का फैसलाबाद में था और अब जैसे जैसे इलेक्शन का वक्त करीब आएगा आपको ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है अपोजिशन की, इसमें शिद्दत नज़र आएगी। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कल इमरान खान साहब के इसी गवर्नेंस, महंगाई, इन इशूज़ पे कुछ फरमाया, दिखाएं। शाह साहब, ये आज की अपोजिशन है, इमरान खान की अपोजिशन भी हमारे सामने 3 साल पुरानी बात है। आज अगर कोई झोली उठा के नहीं भी बद्दुआ कर रहा तो मरीम साहबा कह रही हैं जी लोग झोली उठा के बद्दुआ कर रहे हैं। तो ऑपोजिशन ही, ऑपोजिशन तो कभी भी हुकूमत की तारीफ नहीं करती, ये हो या माजी की ऑपोजिशन। जी बिल्कुल ठीक है, इमरान खान भी तकरीबन यही अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे और इससे सख्त ज़बान इस्तेमाल करते थे जब ऑपोजिशन में थे। बस जब मैं डेवलपमेंट जर्नलिज्म की बात करता हूँ ना, तो सिर्फ महंगाई तेल के कीमतों के बढ़ने से या डॉलर के ऊपर जाने से नहीं बढ़ती। इसको कंट्रोल करने के तरीके हैं जो आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। वाइट एलिफेंट्स हैं हमारे स्टेट डिपार्टमेंट्स, इनएफिशिएंट हैं, करप्ट हैं। उनकी प्राइवेटाइजेशन का कुछ किया, उनको ठीक किया, सियासी भर्तियां ख़त्म की, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर आपने ख़त्म किए। 24-25 अरब डॉलर से ज़्यादा एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ती, इसको 5-7 अरब डॉलर बढ़ाया किसी एक साल। ये मैं सिर्फ इमरान खान की बात नहीं कर रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। इम्पोर्ट्स का कुछ किया आपने, ये तो बढ़ती जा रही है। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट है विच इज़ एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंसेस माइनस इम्पोर्ट्स, ये फिर बढ़ रहा है। पहले आप मांगते रहे, फिर बढ़ रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की क्या पोजीशन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की क्या पोजीशन है? क्या IMF आपको रोकता है कि आप हाइडल एनर्जी की तरफ ना जाएं, विंड एनर्जी की तरफ ना जाएं, अपने लाइन लॉसेस ना रोकें बिजली के, और थर्मल एनर्जी पे अपना इंसार कम करें? हुए हैं माजी में गलत पैक्ट, लोगों को अरेस्ट करें, ख़त्म करें,
और ये ना कहें कि जनाब वो दुनिया में बड़ा नाम खराब होगा, दुनिया में आगे आपका कौन सी नेक नामी है। दूसरी बात ये है कि ये मैंने आपको उन एग्रीमेंट्स की बात की, गैस एक्सप्लोटेशन के लिए आपने कोई नया काम किया? नहीं किया। वही गैस रिजर्व्स हैं, वाटर टेबल नीचे जा रहे हैं, कराची में पानी नहीं मिलता पिछले 20-25 साल से। व्हाट हैव वी डन बाय द वे? वी हैव डन नथिंग, वी आर जस्ट टॉकिंग। दिस इज डेवलपमेंट जर्नलिज्म। हेल्थ की पोजीशन आपको कोविड ने शुरू में एक्सपोज की है। व्हाट हैव यू डन? एडेड अ फ्यू बेड्स, दैट्स इट। ट्रेंड फॉर कोविड, dengue has again come. It is biting people, it's killing people. What are you doing? Nothing. अब ये दो बीमारियों की मैं बात कर रहा हूँ। आपने सोचा कि रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ पॉपुलेशन का फ्लो रोका जाए? नो, यू डिड नॉट डेवलप देम, यू नॉट डेवलपिंग देम, यू नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। वो लोग आते जा रहे हैं, शहरों पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है, शहर कैसे एक्सपैंड हो गए? यस, इमरान हैज टॉक्ड अबाउट इट, बट व्हाट हैव वी डन राइट नाउ? PC1 बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, बॉटलनेक्स, रेड टेपिज्म, सारी बर्बादी हो रही है। आप चाइना से क्यों बात नहीं करते बजाय IMF के आगे सर झुकाने के कि 20-25 अरब डॉलर दो, तुम्हारा भी मुफाद है 5 साल के लिए, इंटरेस्ट फ्री लोन दो, वरना CPEC किस तरह चलेगा? किस तरह प्रॉक्सी वॉर्स को रोकेंगे? किस तरह फॉरेन एजेंसीज को यहाँ पे दहशतगर्दी करने से रोकेंगे? तुम्हारा पैसा लग चुका है, तुम्हारा फायदा है, वी नॉट टॉकिंग। करप्शन करते हैं, कोई आ जाए यहाँ वो फंस जाता आगे, और पैसे दिए बगैर 2 फुट आगे नहीं चलता यार, तो कौन आएगा यहाँ? आपने कोर्ट्स का सिस्टम ठीक किया, जिस मुल्क में कोर्ट्स का सिस्टम ठीक नहीं होता वहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ये कॉमन सेंस भी है, और माइक्रो और मैक्रो इंडिकेटर्स को साथ मिला के देखें। अवाम को कोई परवाह नहीं है कि $88 पर बैरल हो जाए तेल, ये $100 हो जाए, वो कहती मेरे पास पैसे नहीं है तेल डलवाने के। अब क्या करेंगे? क्या समझाएं किसी को? बिल्कुल सही, क्या समझाएंगे आप किसी? बड़ी आपने रियलिस्टिक पिक्चर आपने सामने रखती है, और इन जनरल नॉट पर्टिकुलरली इमरान खान साहब के दौर की सक्सेसिवली इसी किस्म के हालात हैं। डंक द पाव पॉलिसीज, शॉर्ट लिव्ड पॉलिसीज। सर एक सेकंड, इवन इफ इमरान खान पेज मी $10 बिलियन अ मंथ, मैं अवाम को नहीं समझा सकता कि आपको हम सस्ती चीजें क्यों नहीं दे पा रहे। अवाम के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। डू यू नो हाउ डेंजरस इज दिस? आप मर्सिडीज लेके निकलेंगे, छीन लेंगे लोग आपसे, उसके ऊपर स्क्रैच डाल देंगे, आपके मुलाजमीन की आंखों में हवस आ जाएगी, आपके बच्चे महफूज नहीं होंगे। ये वो सिविल वॉर की निशानी है जिसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। पैसा हो के भी आप इस मुल्क में सेफ नहीं होंगे। कितने गार्ड रख लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? फ्लाइट ऑफ कैपिटल आपने रोकी है बोर्सेज से, स्टॉक एक्सचेंजेस? बातें कर रहे हैं हम और कहते हैं पैसा चला गया। व्हाट हैव यू डन टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग? क्या कर रहे हैं आप? पैसा अभी भी जा रहा है, हुंडी डीलर्स अभी भी पैसा बेच रहे हैं। सेनेटर साहब, हम कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सेनेटर साहब मेरा ख्याल वो साबिर शाह साहब अपने दिल से सारी सिचुएशन सामने रख रहे थे, नॉट पर्सनल टू आपकी स्पेसिफिक गवर्नमेंट के हवाले से। दूसरी चीज़ ये कि ये जो मरियम बीबी ने फरमाया कि जी लोग झोलियाँ उठा के बददुआ कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, हो सकता है लोग ना कर रहे हो झोलियाँ उठा के, बट ऑपोजिशन इसी तरह का नैरेटिव और बयानियाँ पैदा करती है अपनी सिंपथीज़ के लिए और हुक्मरान के खिलाफ, और लोग उनके नैरेटिव को बाय करना शुरू कर देते हैं अगर, और लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रही है मरियम, बिल्कुल बिलावल ठीक कह रहे हैं, मौलाना ठीक कह रहे हैं, इमरान खान ने सब बर्बाद कर दिया, फिर क्या करेंगे सर आप? अमीर साहब, इट इज बट नेचुरल। ये इतना जो अभी शाह साहब फरमा रहे थे, एक बड़ी जर्नल स्टेटमेंट है, और वो किसी भी डेवलपिंग कंट्री के ऊपर ये स्टेटमेंट आप फिक्स करें बिल्कुल 100% ऐसे बैठ जाएगी कि जनाब इंडिया में ऐसा क्या हुआ। हुंडी की बात कर लेते हैं, मैं छोटी सी एग्जांपल लेके फिर सिर्फ मरियम बीबी का। उन्होंने कहा जी हुंडी को कर होगा। मेरे ख्याल में 3 साल में जिस तरीके से हुंडी के ऊपर कर्व हमारी गवर्नमेंट ने किया है, शायद ही किया, और ये जो इस वक्त फॉरेन एमिटेंट्स का जो प्रेशर पाकिस्तान में $2.5 अरब का आ रहा है, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हुंडी। कि पाकिस्तान में हुंडी खत्म होगी। मैं एक टाइल वाले के पास बैठा था, मैं कहा तुम चाइना से क्यों? मैं कहता हुंडी खत्म हो गई अब, क्योंकि एलसी खुलवानी पड़ती है और पेमेंट उधर से आती है, स्टेट इज वेरी एक्सपेंसिव, अब हम तरह वो नहीं कर सकते, तो हुंडी पे तो कर्व किया है। बट लेट्स टॉक अबाउट द मरियम बीबीज पॉलिटिक्स। वो जो कर रही वो भी एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा फ्लॉ है। आई थिंक वो जो गुड कॉप और बैड कॉप की स्ट्रैटेजी है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो गई है। चचा ने फैसला कर लिया है कि वो पीडीएम को एंगेज करके वहां पे इस्लामाबाद में जो एक रीअश्योरिंग एक उनकी जो फिगर है वो उसको मेंटेन करेंगे। और भतीजी ने जो फैसला किया है वो बड़ा क्लियर है कि मैं क्योंकि इस वक्त क्राउड पुलर हूं और मैं क्योंकि बड़े जलसे कर सकती हूँ, मैं वहां जाके मड स्लिंगिंग करूंगी। आई कैन अश्योर यू वन थिंग, इस वक्त क्योंकि तेल की कीमत 10 रुपए बढ़ी हुई है, इसलिए शायद उनको बहुत ज्यादा लग रहा है कि लोग उनकी बात सुन रहे हैं या उनका नैरेटिव बिक रहा है। 5 दिन बाद ये फिर एक्सपोज हो जाएंगे एक सवाल के ऊपर कि आप ये बताएं आपकी पार्टी का लीडर है कौन।
अपने नवाज अपना प्राइम मिनिस्टर के लिए किसको पुट करना है? या आप ये बताएं जो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आप मड स्लिंगिंग कर रहे हैं, क्या सारी पार्टीज को एंडोर्स करती है, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ और बाकी जो उसके जो क्लाउड के लीडर्स हैं? ऐसी पॉलिटिकल जमात जिसका अपना मेन स्ट्रीम जो एक नैरेटिव है वो अगर नहीं बेच पा रही खुद अपने क्लाउड के अंदर, वो अवाम को क्या बेचेगी? हमारी इस वक्त एक 10 रुपए की लीटर के ऊपर बैठ के फैसलाबाद में जलसे करके मड स्लिंगिंग करने से आप कितना अपने आप को सर्वाइव कर लेंगे? ये पॉलिटिकल सर्वाइवल लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकता। नून लीग की गवर्नमेंट, नून लीग की जो पार्टी है, इसका जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि उनको क्लियरेंस ऑफ माइंडसेट ही नहीं है, वो फ्रेम नहीं है उनके पास कि उन्होंने आगे मूव करना है किधर के। इसलिए हमारे लिए वो ज्यादा डेंजरस नहीं। हमें अगर कोई इश्यूज है, वेरी फ्रैंकली वो वही है जो हमने पहले आपसे डिस्कस किया कि अगर इंटरनेशनली इन्फ्लेशनरी जो एक स्ट्राइक आ रही है उसको हैंडल करने का आगे फ्यूचर में क्या तरीकाकार। मैं पिछले हफ्ते टॉक शो पे बैठा था, उस वक्त बहुत ज्यादा गुफ्तगू एक और इशू पे हो रही थी। मैंने कहा मंडे को देखिएगा, हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेंट 85 के बाद अब कहां पे रुकेगा, या ओपेक क्या करेंगे, या अफगानिस्तान में जो 3 तवातुर से हमले हो रहे हैं इस वक्त जो कि आईएसएस कर रही है, उसके इनफैक्ट उसके जो हमारे तक की जो वेव है उसके असरात अल्लाह ना करे यहाँ पाकिस्तान में कब से हमारी डिस्कशन उधर को चली जाएगी, बजाय ये सोचने कि मरियम बीबी फैसलाबाद क्या करेगी या डेरा गाजी का। इनको इससे कोई ताल्लुक नहीं। ट्रस्ट मी, अगर ये इतने ज्यादा ईमान के सच्चे होते तो आज बैठ के कोर्ट्स को फेस करके अपनी अपनी चीजों को क्लियर ले लेते। एम डिलेइंग टैक्टिक्स उठा के उधर चला गया। साहब आप अगर ये समझते हैं कि ये चाहे बिलावल हो, चाहे मरियम हो, चाहे मौलाना हो, या मजमूई तौर पे पीडीएम हो, तो अगर ये इतनी इररेलेवेंट है तो मंसूर अली खान साहब, अगर ये इतनी इररेलेवेंट होती तो ये जो 2021 में ज़िमनी इलेक्शन हुए 11 या 12, उनमें से 10 ज़िमनी इलेक्शन ऑपोजिशन जीती और पीटीआई हार गई और पीटीआई के इत्तेहादी भी हार गए। तो ये इररेलेवेंट तो नहीं है इतनी ऑपोजिशन? ये सवाल मेरा बनता था वैसे। ये दोबारा ऑन अब्बास साहब ने जो बात कही है ना, मैं इनकी बात से बिल्कुल 200% एग्री करता हूँ। सिर्फ मसला ये है कि इनको इस बात का एहसास 3 साल के बाद हुआ है। यही बात हम इनको जब पहले साल कह रहे थे, जब पहले साल की गवर्नमेंट आई थी, हमने तब भी कहा था कि ऑपोजिशन आपके लिए इररेलेवेंट है, उसके ऊपर अपना टाइम इतना मत कंज्यूम कीजिए, अपनी लेबर इतनी मत कंज्यूम कीजिए। बिला वजह जब कोई नैब उनको गिरफ्तार करके लेके जाता है तो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करें, बिला वजह उसके बैठ के ढिंडोरे मत पीटें। बिकॉज लग इस तरह रहा है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन है, और वो ये है कि मैंने नैब के अंदर जो है ना इनके बंदे मैंने अंदर जेल के अंदर डालने हैं। आज नून लीग के सारे बंदे बाहर हैं। खुर्शीद शाह सिर्फ एक वाहिद ऑपोजिशन के लीडर हैं जो इस वक्त अंदर रह गए, बाकी सारे बाहर हैं। तो बेसिकली 3 साल आपने ये जो कैट एंड माउस की पूरी जो गेम खेली, अभी तक हमारे पास इसका कोई रिजल्ट नहीं है। 3 साल के बाद भी ये जितने लीडर्स अंदर गए थे, इनसे 1 रुपया अभी तक आप नहीं निकलवा सके। सो वी एक्चुअली वेस्टेड योर 3 years। एक बात। दूसरी बात ये कि यही बात है कि अगर आपने 3 साल इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय अपने कामों पे कॉन्सेंट्रेट किया होता तो आज ऑपोजिशन के पास ये मंचन बेचने के लिए ना होता जो ये जलसों में जाके बेच रहे हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि शायद इनको कनेक्ट करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने उनको दिए, ये इन्फ्लेशन आपने उनको दी, आज डॉलर जहां पे ये आपने उनको दिया, आज पेट्रोल की जो कीमत है ये आपने उनको दी। अब यही चीजें जाके वो अपने जलसों के अंदर बेच रहे हैं। आज अगर ये सारा कुछ ना हुआ होता तो इनके पास कुछ भी नहीं था बेचने के लिए। मतलब लोगों ने इनके ऊपर ऑलरेडी लगा दिया हुआ था, ये लेबल लगा हुआ था कि जी आप करप्ट हैं, आप अपनी मनी ट्रेल। लेट्स गो बैक इन 2017 2018। 1 मिनट के लिए आप अपने वो टॉक शोज याद कीजिए, मैं अपने टॉक शोज याद करता हूं। देयर वाज जस्ट वन सिंपल क्वेश्चन कि आप मनी ट्रेल नहीं दे पाए, ये एक स्टेटेड फैक्ट है। लेकिन अब जाके 2021 के अंदर जाके लोगों से आप ये जब जाके कहें कि जनाब ये देखें ये अपनी मनी ट्रेल नहीं दे पाए, उन्होंने आगे से अगला कहता है ओ भाई मेरे पास अपनी मनी ट्रेल कोई नहीं है, मेरी अपनी मनी ट्रेल खत्म होगी, तो मुझसे मनी ट्रेल क्या कर रहा है? मुझसे ये मेरे लिए मुझसे डिस्कस भी मत कर। कैन यू इमेजिन, मैं इमरान खान साहब की बात से एग्री करता हूं, कैन यू इमेजिन कि जब लोग ये कहना शुरू कर दें कि जी खाता है तो लगाता भी है, ये वाकई हमारा मॉरल डिग्रेडेशन कितनी ज्यादा जा चुकी है कि यहां पे लोगों को ये भी एक्सेप्टेबल होना शुरू हो चुका है। लेकिन क्या वजह है इसकी वजह यह है कि खाने को नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये लोग भी जो हैं वो फरिश्ते नजर आना शुरू हो चुके हैं कि यार बड़ा जबरदस्त काम करते थे, इनके दौर में पेट्रोल भी सस्ता था, इनके दौर में आटा भी सस्ता था, चीनी भी सस्ती थी, आपको ये लोग भी जो है वो अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस टू इमरान खान साहब। ये जिम्मेदारी सिर्फ इमरान खान साहब की है। और लोगों ने
लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू कर, वो गुड और बैड, बट लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। जारी बात है, अब लोग देखते हैं कि हमारा हाल जो है वो माजी से अच्छा ही है बुरा है, तो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि आज से 3 साल पहले क्या कीमतें थी, आज कहाँ है, गवर्नेंस कैसी थी, आज कैसी है, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक नोटिफिकेशन जारी होना था, वो पता नहीं क्या बना उसका, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान की बड़ी एक अहम और क्रिटिकल अपॉइंटमेंट, और वो है DGISI की, पाकिस्तान की सुपीरियर सीक्रेट सर्विस है। और इस वक्त जो खत्ते के हालात हैं उनको देखते हुए ख़ासतौर पर अफगानिस्तान, इस अपॉइंटमेंट की बहुत अहमियत है। लेकिन 2 हफ्ते होने को हैं, तकरीबन हो चुके हैं, अभी तक ये अपॉइंटमेंट डामाडोल है। साबिर शाह साहब, ये किसकी नालायकी कह सकते हैं या इसको क्या कहना चाहिए, किसकी गफलत क्या है, लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करें सर, ये किसकी तरफ से हो रहा है सर? अमीर अब्बास साहब, दिस इज अ टोटल मेस एक्चुअली। हमें नहीं पता कि GHQ से समरी आई थी कि नहीं आई थी। ये तो मैं जानता हूँ कि DGISI का तकर्रुर इमरान खान साहब ने करना था, लेकिन उन्होंने अपने ही दौर में 2 DGs ISI के तैनात किए, आसिम मुनीर और जनरल फैज। तो क्या दोनों दफ़ा समरी वगैरह आई थी? और अगर इस दफ़ा डिस्कशन हो गई थी तो फिर साइन कर देने चाहिए थे। और अगर अब इतने मैस के बाद नोटिफिकेशन फिर जनरल नदीम का इशू हो जाएगा तो इमरान खान फिर किसको मुंह दिखाएंगे, पहली बात। और अगर फौज के खिलाफ कोई चीज़ हो जाती है, फौज की ईगो के खिलाफ, तो फिर इस तरह होगा कि हमारे बहुत ही मजबूत दोस्त, वेरी ट्रस्टेड एलाइज ऑफ द यस्टरईयर, अगर वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे तो क्या हमारे इत्तेहादी हमारे साथ रहेंगे? इतनी फ्रेल मेजॉरिटी के साथ हम नेशनल असेंबली में भी हुकूमत कर रहे हैं और पंजाब में भी हमारी गवर्नमेंट है। ये चीज़ें देखने वाली होंगी। मेरा ख्याल है दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ बिग क्राइसिस। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब के पल्ले एक चीज़ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट। अगर वो उन्हें वोटिंग राइट्स देने में कामयाब हो जाते हैं तो आई एश्योर यू इमरान खान विल बी स्वीपिंग द नेक्स्ट इलेक्शंस एज वेल। अगर वो वक्त से पहले स्नैप पोल्स कॉल करेंगे फिर भी जीतेंगे इस तमाम महंगाई के बावजूद, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो वोटिंग परसेंटेज है वो इनके हक में बहुत ज़्यादा है। अब ये वो चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। तो मुझे नहीं पता मरियम इसी डेस्परेशन या फ्रस्ट्रेशन में बोल रही हैं या नहीं, क्योंकि अगर तो खाली महंगाई का मसला हो और अगर हमारे ताकतवर दोस्त सिर्फ न्यूट्रल ही हो जाएं तो हम तो बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो दुश्मन हैं उनका आपस में इत्तेफाक नहीं है, कुछ के तो घरों में इत्तेफाक नहीं है, कुछ का बाहर इत्तेफाक नहीं है। ये मेरा ख्याल है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी हॉट सीजन आगे इन विंटर्स। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो देखने वाली सिचुएशन। महंगाई अवाम को जीने नहीं देगी और दूसरी तरफ महाजराई मुख्तलिफ जगह पे शुरू हो जाएगी। इट रिमेन्स टू बी सीन हाउ मच इमरान्स लक फेवर्स इन दिस टाइम। लक हैज फेवर्ड इमरान खान अ लॉट माजी में। तो मेरा ख्याल है कि DNA उनका ऐसा है कि वो कोई भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन फैसला करने से पहले देखना पड़ेगा कि क्या किसी अपने से ज्यादा मजबूत को ऑफेंड तो नहीं कर रहे। सी अमीर अब्बास, जस्ट वन लास्ट मिनट, वन लास्ट। देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वट एवर द सिचुएशन इज, आई एम पर्सनली डिसेंडिंग इनटू डीप वैलीज ऑफ डिस्पेयर एंड डिस्पोंडेंसी। आई एम डाउटिंग माई बिलीव्स, आई एम बिलीविंग माई डाउट्स, आई एम इन अ क्वांड्री। मेरा तो जो बैक है वो वॉल की तरफ लग चुकी है। लॉजिक हैज पेव्ड वे फॉर अ लॉट ऑफ न्यूसेंस इन जर्नलिज्म नाउ, इवन इन जर्नलिज्म नाउ, पॉलिटिक्स को छोड़िए। तो इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव, पता नहीं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप दुआ कीजिए, ये घसे पिटे जुमले बोलने से कब तक हम काम चलाते रहेंगे यार। सही बात है, हम तो दुआ कर रहे हैं। अब ये जिन्होंने दवा करनी है, अब सवाल तो उनसे हो रहा है। तो बप्पी साहब ये बताइएगा सर कि बल्कि सुनवा दें, अब ये मसला क्राइसिस की शक्ल इख्तियार किया और उस क्राइसिस को ऑपोजिशन कैसे एक्सप्लॉइट कर रही है और एक्सप्लॉइट भी कर रही है सरे बाजार, दिखाएं जी। बप्पी साहब, महंगाई का तो जवाब आपने दे दिया, यानी हुकूमत ने कि जी महंगाई चूंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा है तो उसका एक रिपल इफेक्ट है और पाकिस्तान में महंगाई है, और दैट मेक्स सेंस, हम उसको मानते हैं सारा को। ये जो आप बैठे बिठाए खामखा फॉर नथिंग अपने खिलाफ महाज खोलने का मौका दे देते हैं ऑपोजिशन को, मीडिया को, गॉसिप्स, इसका जिम्मेदार कौन है सर? पर्टिकुलरली आप उस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं? नहीं,
नहीं अजय जी, DGSI की नोटिफिकेशन। अच्छा, मैं ना इसमें थोड़ा सा ना मरीम बीबी को साइड पे रख लें। मैं इतना ज्यादा सीरियस उसको लेना नहीं चाहिए वैसे, जितना आप उसको बड़ा लीडर बना रहे हैं। जिस नवाज शरीफ की बेटी है उसमें अपने क्या पॉलिटिकल सेंस है, इतना ज्यादा उसकी डिस्कशन बनती है। लेकिन उसकी बात मैं कर लेता हूँ। जिस दिन ये नोटिफिकेशन लेट हुआ था ना, तो उस रात को मैं इंडियन के चैनल के ऊपर कोई डिबेट नामी चैनल था, तो वहां पे खातून, क्योंकि इंडियन बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो हमारे दो इंटेलेक्चुअल्स भी बैठे थे और बड़ी गुलाबी, जिस तरह मैं अंग्रेजी बोलता हूँ उस तरह की वो भी अंग्रेजी बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान डेज आर नंबर्ड। तो फिर उन्होंने मैथ शुरू कर दी, एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई, क्योंकि ये नोटिफिकेशन ऐसा होना था, क्योंकि उसको वहां भेजना था कोर में, क्योंकि वो टाइम पूरा होना था, फिर फलाने के करना था। करते करते उन्होंने कहा जी इसमें बहुत बड़ा शीशे में दरार आ गई है, तो अब इंशाल्लाह आप देखेंगे सारा हो जाएगा। एंड पे मैंने सोचा कि इन दोनों ने इसमें से अचीव क्या किया, इंडियन चैनल पे जाके इस पूरी थ्योरी में से। मैं कहा कुछ भी नहीं, अपनी क्रेडिबिलिटी तो लूज कर ही गए कि ये एक इंडियन चैनल पे जाके इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी बनाई। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जब सिविल मिलिट्री लीडरशिप के हवाले से कोई कॉन्स्पिरेसी जनरेट होती है ना, वो हमेशा बहुत मकबूल होती है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है। जो सिविल गवर्नमेंट है, क्योंकि वो गवर्नमेंट होती है, उसको तो सारे कहते हैं ये तो जिन्हें अपनी सफाई दे रही है, झूठ बोल रहे हैं। और जो मिलिट्री पार्ट है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। इस वजह से उसको हवा मिलते मिलते वो इतना बड़ा बन जाती है और इशू उसमें कुछ भी नहीं होता। एक जनरल प्रोसीजर डिलेज होते हैं, लैप्सेस होते हैं, एक म्यूचुअल आपस में डिस्कशन का एक माहौल होता है, एक टाइम गेन होता है, उसमें इशू कुछ भी नहीं होता। और उसमें इतनी बड़ी गेम क्रिएट करके फैसलाबाद के जलसे पे उसको एटलीस्ट देखिए, बड़ा मजेदार जो चीज देखने की है वो और आवाम को भी सोचने की है कि इस पूरे इशू को उसने बना के फौरन राना सनाउल्लाह पे हीरोइन भी डाल ली और बाकी इशू करके उसने दरमियान में बिला वजह ISI को डाल दिया। जो उनकी पूरी वो माइंडसेट है ना इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करने की, आप खुद ही फिगर आउट कर लें उनकी इंटेंशन है क्या। यानी वो कहते हैं ना, मैं बार बार कहता हूं तेरे 2% की नौकरी में मेरे लाखों का सामान जाए, कि तेरी 2% की सियासत में पूरा मुल्क बर्बाद हो जाए, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। ये माइंडसेट है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, कि वो किसी हद तक भी चले जाएंगे। अपनी बारी आएगी तो जस्टिफिकेशंस और होंगी। अब पहले बंदे का नाम लेते थे, अब इंस्टीट्यूशन का नाम लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो आप बेहतर समझ सकते हैं, अगला इनका अटैक क्या होगा। दिस इज द वे इट डज। ये ऐसी जगह पे हाथ डालते हैं जहां लोगों को अपनी इज्जत की पड़ जाए, और कल को बजाय ये सिर्फ इसलिए कि कल को वो अपने नीज पे आके ने कहे यार बताएं क्या सेटलमेंट। ये एक माइंडसेट है एस्टेब्लिशमेंट के साथ साजबाज करने का। दे डोंट रियलाइज इट कि व्हाट डैमेज दे हैव डन टू दिस कंट्री। हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुकसान करते करते ये पाकिस्तान का नुकसान करता है। रियासत और हुकूमत की जो डिफरेंशिएशन थी वो मुस्लिम लीग नून भूल चुकी है सर। तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी वायबल ऑप्शन टू टॉक अबाउट। अच्छा चलें, ये जो आपने कहा ना कि पता नहीं हम मरियम बीबी को क्यों इतना हीरो बना रहे हैं या उनको लीडर बना रहे हैं, तो मंसूर साहब ये ज़रा बताएं कि हम मरियम साहिबा के उनकी, क्योंकि कल की लेटेस्ट स्पीच है और बड़ी हार्ड हिटिंग स्पीच है, तो हमने उसमें से 2-3 अगर शॉट चला दिए तो उससे तो हमने उनको लीडर बना दिया। लेकिन मरियम की हर स्पीच के बाद, हर मीडिया टॉक के बाद फवाद चौधरी, फ़ारूक हबीब, फयाजुल हसन चौहान, शहबाज गिल, इनकी ट्वीट और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो फौरी तौर पे उसका रिबटल आना है। हीरो हुकूमत बनाती है इनको या हीरो हम बनाते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में इनको ओनबाज साहब को चाहिए कि 2014 का जब धरना हो रहा था ना, तो उस वक्त जाके उस वक्त के इंडियन चैनल्स की ट्रांसमिशन उठा के देखिए, और उस वक्त वहाँ पे क्या डिस्कस होता था कि जी इमरान खान साहब जो है वो पार्लियामेंट के बाहर पहुँच गए और बस ये हुकूमत जो है अभी ये चंद दिनों की मेहमान है, हुकूमत तो जाने वाली है। तो ये तो हर दफ़ा होता है, जारी बात है। और मीडिया को तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी ब्लेम ना कीजिए, क्योंकि जारी बात है इमरान खान साहब अगर आज एक बहुत बड़े लीडर हैं तो उसके अंदर भी मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। तो मीडिया तो काम है उसको दिखाना, मीडिया तो हर सूरत दिखाएगा, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे कोई भी हो, हमारा काम है दिखाना, इसलिए हमें ब्लेम मत कीजिए। दूसरी बात ये, जहाँ तक मामला है ये DGISI का, मैं थोड़ी सी खबर आज आपके साथ शेयर करता हूँ। चलें, मौका है क्योंकि मेरा आज अपना शो नहीं होता, आपके शो पे बैठे हैं तो चले आपके साथ ही थोड़ी सी खबर शेयर करते हैं। आज एक वफाकी वजीर जी लाहौर में थे, और नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो ऑफ द रिकॉर्ड है, और मैं अकेला नहीं था उस मीटिंग के अंदर, कोई और भी काफ़ी सहाफ़ी थे लाहौर के, मतलब जाने माने नाम जो है इस मीटिंग में बैठे हुए थे। नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था ऑफ द रिकॉर्ड है। जो इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है वो मैं आपके साथ कर देता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये शेयर हुई है जी कि DGISI का ये जो नोटिफिकेशन का इशू है ये आने वाले हफ्ते में रिजॉल्व हो जाएगा। एक उन्होंने ये कही है स्केड्यूल। दूसरी बात उन्होंने ये कही, मैंने सवाल किया कि जी क्या आपके पास समरी आ गई हुई है या नहीं आई, क्योंकि पहले खबर आई कि समरी आ गई हुई है, फिर खबर आई कि नहीं आई। उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि जी समरी हमारे पास आ चुकी है, ये भी उन्होंने तस्दीक की। तीसरी बात ये, मैंने सवाल किया कि जी क्या वही नाम होगा जो अनाउंस हो चुका है ISPR की जानिब से। उन्होंने कहा जी इसका फैसला तो वज़ीर आज़म ने करना है, मेरे पास इस चीज़ का मैंडेट नहीं है कि इस सवाल का जवाब दे सकूँ।
चौथी बात मैंने सवाल किया कि जी ये बताइए कि आर्मी चीफ के दरमियान और वजीर आजम के दरमियान इस सिलसिले में कितनी मीटिंग्स हुई हैं। उन्होंने कहा छोड़ें इसके ऊपर क्या बात करना, बस हमने स्केड्यूल डिसाइड कर लिया, ये इशू अब हो जाएगा। पांचवा सवाल मेरा ये था कि ये बताइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक्स के अंदर इस इशू के बाद सेंटिमेंट क्या है। तो उन्होंने कहा कि जी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो परेशान हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमात नहीं है। आप इनसे वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो इन्होंने आज तक कभी ज़िंदगी में कभी नहीं किया। तो इस इशू के ऊपर भी दे वेरी अनकंफर्टेबल। ये वही इशू है जो हम लोग मुस्लिम लीग नून के बारे में भी ये कहते आए हैं कि मुस्लिम लीग नून ने आज तक कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपना बयानिया जो है वो नहीं परवान चढ़ाया। उनके अपने अंदर वो जो डीएनए है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि तुसी साडे कोलों की कराने की कोशिश कर रहे हो। ये तो हमने जिंदगी में कभी नहीं किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली दफा आके इस तरह का झटका लगा है कि भाई ये किधर आके हम खड़े हो गए, हम तो सेम पेज पे रहने वाले लोग हैं। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि पेज तो दूर की बात किताब ही डिफरेंट हो गई है। तो इसलिए काफी एक अनईजीनेस पाई जाती है। द वे दे हैव रिजॉल्व्ड इट। राइट मंसूर, एक फेडरल मिनिस्टर से आपकी आज लाहौर में मुलाकात और उन्होंने कहा है कि जी अगले हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ फेडरल मिनिस्टर्स को मैं जानता हूं जो गुज़श्ता 2 हफ्ते से कह रहे हैं हर 2-3 दिन के बाद नोटिफिकेशन आ रहा है। अभी तक नोटिफिकेशन ये है, पता नहीं आप वाले फेडरल मिनिस्टर जो है उनका नोटिफिकेशन अगले हफ्ते आता ही नहीं आता। बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।